नो उम्मीदी ज़वाले इल्मो इरफा है, उम्मीदे मर्दे मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं लारिक फातिमा हसन आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस प्रोग्राम में ना सिर्फ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ माहिरीन से, बल्कि कुछ ऐसे मामला पर मुकालमा करेंगे कि जिस पर हमारे नौजवानों को तवज्जो देने की खास जरूरत है। आज के हमारे मेहमान हैं ब्रिगेडियर अख्तर नवाज रंजूआ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम लारैब, ठीक हो आप? खैरियत से हो? माशाल्लाह, नाइस टू सी यू हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। उनसे सवालात करने से पहले और उस मुकालमे को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताती चलूं कि ब्रिगेडियर अख्तर नवाज रंजूआ सेंटर फॉर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं और वो 35 साल से जायद अरसे तक अफवाज पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि 2017 से एससीओ के फोरम पर पाकिस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदगी भी करते हैं। सर, मेरे लिए एक एजाज की बात है कि आज आपने हमें मुकाबला में ज्वाइन किया। अपने ये रिजॉल माइन लारैब, मैं पाकिस्तान से मुतल्लिक, इस्लाम से मुतल्लिक, पाकिस्तान की तारीख और इस्लामी तारीख से मुतल्लिक कोई भी चीज़ हो, जिस वक्त भी हो, मैं उस पर गुफ्तगू करने को भी तैयार हूँ, सीखने को भी तैयार हूँ। एंड वट एवर लिटिल आई नो, आई एम रेडी टू शेयर दैट विद एवरीवन। और मुझे उम्मीद है सर कि आज के इस मुकालमे से ना सिर्फ मेरी नॉलेज में इजाफा होगा बल्कि हमारे देखने वालों को भी आपसे बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो सर, आज का जो हमारा मौजू है वो इसके इर्द गिर्द है कि जो पाकिस्तान का निसाब है, जो यूनिवर्सिटीज के लिए और खासकर हायर एजुकेशन के लिए, आपको क्या लगता है, क्या उसमें कुछ तब्दीली की जरूरत है? ये माशाल्लाह आपने जो मुकालमे को नए सिर से शुरू किया है और ये पहले ही प्रोग्राम के लिए जो टॉपिक चुना है, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, आलम इस्लाम के लिए बहुत अहम टॉपिक है। बहुत अच्छा हुआ कि हमने जो रास्ता था वो गुम कर दिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये इल्म तालीम जरूरी क्यों है। फिर मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने टियर हैं। तालीम जरूरी इसलिए है कि आई शुड नो हु एम आई, मुझे ये मालूम हो मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ इस दुनिया में जो थोड़ा सा सफर है उसमें आने का मकसद क्या है, किसने मेरे लिए ये सारी महफिल जो है सजाई है। अगर आप कुरान का मुताला करें तो अल्लाह करीम ने वो अपने उसके टाइम के मुताबिक 6 दिन लगाए, 2 दिन जमीनों को जो है ना वो बनाते हुए, 2 दिन आसमानों को, और 2 दिन फिर इस जमीन के ऊपर गाड़ते हुए 6 दिन में बनाया। और इसमें हर वो चीज इंसान की जरूरत है। और फिर फैसला किया कि जमीन को रन करने के लिए इंसान को भेजूंगा, खलीफा बनाऊंगा। तो पता है क्या हुआ? तालीम की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले जो एतराज था वो फरिश्तों ने किया। उन्होंने कहा ये जिसको आप भेज रही हैं ये तो जमीन में फसाद करेगा, ये बहुत मारा मारी करेगा, ये नफरतों के हिमालय खड़े करेगा, ये बिलियंस को मार देगा। तो अल्लाह करीम ने एक हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, ये भी तालीम का हिस्सा है, कि उन्हें शटअप कॉल नहीं दी। उन्हें कहा आइए मैं आपका व्यू पॉइंट सुनता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया। तो तालीम का जो पहली इंपॉर्टेंस है वो उस दिन हमें मालूम हुई कि फरिश्तों को जब कुछ चीजों को कहा तो उन्होंने कहा हमें तो इतना ही इल्म है जितना हमें आपने सिखाया है। जब आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने बता दिया। तो तालीम जो है वो आपको मुमताज करती है अपनी एनवायरनमेंट से, अपनी सराउंडिंग से, अपने इर्द गिर्द से। तालीम को आपको बताती है कि खालिक ने आपको क्रिएट करके जो इतना बड़ा ट्रस्ट आपके हवाले किया, वो ट्रस्ट क्या है और उसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना है। तालीम आपको सिखाती है कि ये जो रंग भरे हैं मेरे मौला ने, अगर आपको रंगों की पहचान है, बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप उससे कहते हैं ये क्या है, ये व्हाइट है, ये ब्लू है, ये रेड। उन रंगों की पहचान ना हो तो आप कैसे जो है ना, जानते ना हो तो कैसे पहचानेंगे ये कौन सा रंग है। इसी जमीन के अंदर, इसी खला के अंदर, और एक हम में से एक राहबर आजम ऐसे भी गुजरे जिन्होंने खलाओं को भी
क्रास किया और वहां जो ऊपर सिलेक्शन सफियर से जो आसमान है वहां तक गए, उरूज आदम खाकी से अंजम शह में जाते हैं। तो बिल्कुल तालीम जो है वो हमें इंसान बनाती है, हमें दूसरों से मुमताज करती है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो तालीम है और पिछले बहुत सारे सदियों से जो तालीम है वो सिर्फ हमें पढ़ना लिखना सिखाती है। जी कागजों के ऊपर जो चंद अंक छाप दिए जाएं हम उन्हें पढ़ लेते हैं और हमें उससे रोट के जरिए, रटे के जरिए मेमोराइज करके वो हमारा इम्तिहानी सिस्टम हो गया, वो गौर फिक्र की तरफ नहीं बुलाते। फिर अनफॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4 टियर्स हैं मुख्तलिफ तालीम के। बिल्कुल इस्लामी तालीम दारुल उलूम में दी जाती है, बहुत ज़रूरी है, हम मुसलमान हैं, उसके लिए इस्लामी तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ असली तालीम भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये अमलगम नहीं होगा, ये मिक्सचर नहीं बनेगा, तो एक साइड कवर होगी, दूसरी साइड रह जाएगी। अब मदरसों के नीचे हमारी जो 3 टियर्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर फिर 2 किस्म की तालीम है, वो जो बाहर की यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, जिनका इल्हाक है, कोई ऑक्सफोर्ड से है, कोई कैम्ब्रिज से है, किसी ने हार्वर्ड से किया हुआ है, और कुछ जो यहीं के बताते हैं। अब ये अजीब बात है कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, बिजनेस हो, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक टू पाकिस्तान चीजें हैं, स्पेसिफिक टू इस्लाम चीजें हैं, हमारी हिस्ट्री है, हमारी तारीख है, तो वो बाहर की यूनिवर्सिटियां हमें नहीं पढ़ाएंगी। बिल्कुल उनको मालूम ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं कि गॉड इज वन, द वे ऑफ इस्लाम क्या है। इसलिए वहीं पे डिपार्चर हो गया हमारा। प्राइवेट स्कूलों में जो पाकिस्तानी सिलेबस पढ़ाया जाता है उसके अंदर भी रोजाना रखना अंदाजी होती है, बहुत सारी चीजें मिक्सअप की जाती हैं, कोई वैलिडेशन का नहीं। आई एम वेरी हैप्पी कि पंजाब असेंबली ने रिसेंटली एक बिल जो है ना पास किया है कि स्पेशली इस्लाम और इस्लामी तारीख से मुतल्लक जो चीजें हैं वो उलमा बोर्ड में जाएंगी, लेकिन इस किस्म की चीजें रोजाना होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल जो एक इम्तियाजी हैसियत रखते थे पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली जो कमर्शलाइजेशन है, जो पैसे का जो हवस है, उसने उनका वो मकाम छीन लिया। साथीज़ा इकराम, पहली बात यह कि फर्स्ट चॉइस साथीज़ा इकराम नहीं रहे, वो हर जगह इधर उधर जाने के बाद फिर जाते हैं शायद उस तरफ। दूसरा ये है कि वो शाम को बिजनेस शुरू हो गया, एकेडमी का बिजनेस शुरू हो गया, ट्यूशन का बिजनेस शुरू हो गया, टीचिंग क्लासेस का बिजनेस शुरू हो गया। तो किसी न किसी मकाम पर ये जो डिवीजन है ये इतनी स्ट्रांग है कि आपके देहात में रहने वाले जो 70 से 80% लोग हैं वो मुस्तफीद नहीं हो पा रहे मॉडर्न तालीम से। उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, उनके पास अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, अगर कोई एक आध है तो वहां तक ग्राम नहीं जाते हैं। से बच्चों को मोटिवेट करके बुलाया जाता है, लेकिन वो बच्चे फिजिक्स का टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, साइंस का टीचर नहीं है और सब्जेक्ट का, तो बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा पॉइंट आपने रेज किया है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगी हुई है, मेरे ख्याल में लोग इस पे बहुत काम कर रहे हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के मैनिफेस्टो में ये शामिल था कि जब वो आएंगे तो एक सिलेबस होगा, एक सिस्टम होगा, खत्म करेंगे। आई एम श्योर कि जब उनको फुर्सत मिलती है बाकी मामलात में से, तो जिस दिन से आए हैं बहुत सारे मामलात खड़े हो गए, उनमें वो उलझे हुए हैं, तो शायद वो इस तरफ तवज्जो करेंगे। लेकिन आपने ये पॉइंट रेज किया, ये बड़ा जेन्युइन पॉइंट है कि पाकिस्तान में सिलेबस को रिविजिट करने की जरूरत है, एक सिलेबस बनाने की जरूरत है, ऑथेंटिक सिलेबस बनाने की जरूरत है, वो सिलेबस जो सब स्पेशल टू पाकिस्तान हो, हमारी एनवायरनमेंट से हो, हमारे दीन से मुतल्लक हो। और फिर ये है कि पढ़ाई के अंदर सिचुएशनल चीजें होनी चाहिए जो बच्चे को मजबूर करें गौर फिक्र पे, उसको चीजें डिपिक्ट की जाए कि ये चीज है, अब इसका हल बताओ। दे शुड नॉट बी सेट सॉल्यूशंस, रट्टे को दूर कर दीजिए, बेशक ओपन बुक एग्जाम्स की तरफ जाइए, लेकिन सिचुएशनल चीजें हों, जब बच्चा गौर फिक्र करे, बच्चा पढ़े, उसको आदत डाली जाए गौर फिक्र करने की, एनालिसिस करने की, उनमें से इन्फ्लुएंस ड्रा करने की, फिर अपना व्यू पॉइंट बनाने की, और तब जाके यहाँ काम होगा साइंस का, यहाँ काम होगा तहकीक का। फिर वही लोग, वो जो लोग जिन्होंने शुरू किया था साइंस में इतने बड़े नाम इस्लामी, वो फिर आएंगे
काश हम उनसे वो सलूक न करें जो उस वक्त के हुक्मरानों ने उनसे किया। सर मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी इस बात से, और आपने एक बहुत खूबसूरत बात की कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक बहुत छोटे लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक हम सिर्फ उनके रट्टे पे फोकस होते हैं, और जो स्टूडेंट खुद भी होता है उसे पता है कि अगर मैं रट्टा से अपने एग्जाम्स दूंगा तो मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे। और मामला अब इस तरह के हो चुके हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किल बेस्ड लर्निंग में बहुत पीछे रह चुके हैं। हालांकि हमारे स्टूडेंट्स जब बाहर मुल्कों में जाके काम करते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कंप्यूटर की फील्ड क्यों ना हो, हमारे बहुत से पाकिस्तानी बच्चे अपना नाम कमा रहे हैं, लेकिन उनकी वो सर्विसेज पाकिस्तान की तरफ डायरेक्ट करने के लिए उनकी जो तालीम है, उनकी जो महारत है, उनका जो एक अच्छा दिमाग है, उसको पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम किताबों के साथ साथ जो एक स्किल बेस्ड लर्निंग होती है उसको मुतारिफ करें अपने सिस्टम के अंदर। तो सर इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है उसमें स्किल बेस्ड लर्निंग किस हद तक है, और अगर नहीं है तो किस हद तक आप कहते हैं कि होनी लाजमी चाहिए, और किस लेवल से हमें उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए? जी मेरे ख्याल में मैं आपने जो इससे पहले जो आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने उसे टच किया, जो मैंने कहा सिचुएशन बेस्ड जो स्टडी है उसके अंदर स्किल बहुत जरूरी है। एक प्रोग्राम गाइडेंस के जरिए जो 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 स्टूडेंट है उसको बतलाया जाए कि उसने एक चीज को कैसे तजिया करना है, एनालिसिस। बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे, लेकिन व्हाट इज द परसेंटेज? वो बच्चे जो टॉप करते हैं बाहर की यूनिवर्सिटियों में, एक तो वो बाहर चले जाते हैं, उनको यहाँ एक्सपोजर नहीं मिलता, और दूसरा ये है कि वो कितने सारे हैं। वी वांट द मेजॉरिटी, वी वांट एटलीस्ट, जो पुराने जमाने में होता था कि क्या कौन सी डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन 60%, एटलीस्ट 60 to 70% स्टूडेंट्स वुड बी इन दैट कैटेगरी। और उसके लिए जरूरी है ना सिर्फ स्किल बेस्ड, बल्कि मैं एक और तरफ जाऊंगा। मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ? इसलिए कि मेरे जमाने में, खैर मेरे बच्चों ने तो लोअर नर्सरी शुरू की, मैंने तो छठी जमात में जो है होल्डर पकड़ा था, ABC सीखी थी, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं उर्दू बोलता हूँ, मेरे घर में पंजाबी बोली जाती है, इसलिए कि मुझे पढ़ाई गई। तो मैं एक और भी कहूंगा, जो हमारे साहिबान हैं जो नसाब को देखते हैं, जो सिलेबस बनाने वाले हैं, जो वजारत तालीम है, अब चूंकि 18वीं तरमीम से ये सूबों में शिफ्ट हो गया, तो 2 जबानें लाजमी हैं कि उनको कंपलसरी किया जाए। अरबिक, ये हमारे अल्लाह की जबान है, हमारे कुरान की जबान है। जिस तरीके से मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, अगर पहली जमात से मुझे अरबी पढ़ाई जाती तो मैं अरबी भी बोलता, मैं अरबी भी पढ़ता, मुझे कुरान और हदीस समझने में बहुत आसानी होती। फारसी में बहुत बड़ा जखीरा है हमारे अदब का, हमारे लिटरेचर का, उसको भी शुरू किया जाए। हमारी तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो स्किल बेस्ड तालीम बहुत जरूरी, जो वोकेशनल तालीम है उसको हिस्सा बनाया जाए, प्लस जो रट्टे वाली चीजें हैं उनको खत्म की जाए। बच्चों को चीज सिचुएशन पेंट करके उसके अंदर, मैं अपना बेटा, मेरा बेटा भी जो है ना वो ए लेवल और ओ लेवल कर रहा था, तो एक दिन ऐसे ही मैंने उसकी बिजनेस की किताब उठा ली, एंड आई वाज एस्टोनिश्ड कि एक सीन डिपिक्ट किया कि एक बंदे ने दरख्त लगाने हैं या वो टिम्बर मर्चेंट बनाना चाहता है। उसके अंदर उन्होंने 3-4, आई लाइक दैट, क्योंकि वो बच्चे के ज़हन को, उसको टीजर है कि वो सोचे कि मैंने इस बिजनेस को चलाने के लिए क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। इकट्ठा खरीद सकते हूँ जमीन, वहां दरख्त लगाऊंगा, लेकिन 4 साल बाद पैदा होंगे। ऐसी जगह लूं जहां दरख्त लगे हुए हैं और मैं हर दरख्त जो उसकी जगह 3 दरख्त लगा लूं, ऐसी सिचुएशन। तो बहुत जरूरी है कि वोकेशनल ट्रेनिंग, जो हमारा अदब है, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे ज़ुहमा से बहुत दूर हो गए हैं। हमारी तारीख जो है वो सिलेक्टिव है। मैं एक मिसाल आपको दूंगा, आपने ही पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ा, पानीपत की लड़ाइयां। इब्राहिम लोधी, और लोधी मुसलमान थे और बहुत अच्छे मुसलमान थे। बाबर भी बहुत अच्छे मुसलमान थे, लेकिन वो बाहर से आए थे। लोधी जो है वो ऑलरेडी दिल्ली में थे, बिकॉज लोधी इज लास्ट, तो वो विलन बन गए। जब बच्चा पढ़ता है तो समझता है कि लोधीज दे मस्ट बी डिफीटेड बिकॉज दे वर बैड, दे वर नॉट बैड। तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा कि जी हम तालीम को उस लिहाज से पढ़ाएं, हम वन साइडेड वो चीज बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे के ज़हन में वो चीज सब तो जाती है। जरूरी है कि उसको दोनों साइडें दिखाई जाएं और एक ट्रू चीज उसके सामने पेश की जाए, ताकि वो डिसाइड कर सके कि सही क्या है और गलत क्या है, और हम कहाँ गलत हुए और कहाँ जाके हम अभी हमें जब रिवाइवल करना है, ये रेनेसेंस की तरफ जाना है,
تو کیا کیا چیزیں ہیں جن پر غور و فکر کر کے ہم نے چینج کرنی ہے اور نظام تعلیم. اور دوسرا میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, بیکاز ٹائم اینڈ اگین میں کیوں اسلام کی طرف جاتا ہوں, آئی تھنک دیٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ. جو پہلی ریولیوشن اتری اس میں 5 آیات میں سے 4 آیات اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان, انسان کو حیثیت بتائی کہ تو پیدا کیسے ہوا, اور پھر وہ کچھ اس کو بتایا, قلم سے لکھنا سکھایا, علم دیا. تو علم کے بغیر تو میں ایسا ہی ہوں جیسے باہر کوئی چیز چل پھر رہی ہے جس کے اندر انسٹنکٹ ہے. علم میری آنکھیں ہیں, علم میری عقل ہے, علم میری حکمت ہے, علم میرا رستہ منور کرتا ہے. لیکن علم وہ جو آبجیکٹو ہو, علم وہ جو پیس رکھے زمانے کے ساتھ, علم وہ جو آبسٹیکل کھڑا نہ کرے, علم وہ جو illuminate کرے لیے میرے لیے رستہ. تو جو صاحبان اقتدار ہیں ان کو سوچنا چاہیے, اور یہ پریکٹیکل نالج جو ہے, تاکہ جو بچہ مدرسے میں جائے, جو اسکول میں جائے, جو کالج میں جائے, جب اس کو چھوڑے تو وہ کنٹریبیوٹ کرے معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کے. وہ نہ صرف یہ ہے کہ اپنے لیے عزت کا روزگار کمائے, بلکہ معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد بن کے دکھائے, اور وہ تعلیم سے اور بہترین نظام تعلیم سے ہی ممکن ہے. اور سر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو بچے جب اسکولوں میں کتابیں پڑھتے ہیں یا ہسٹری کا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو ان کو ایک سائڈ دکھائی جاتی ہے, اور اس میں پھر دوبارہ سے یہی مدعا کھڑا ہو جاتا ہے کہ نصاب کے ساتھ ساتھ جو ہماری کتابیں ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ لیول کی ہوں چاہے وہ پرائیویٹ لیول کی ہوں. اور آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ جو انٹرنیشنل کتابیں ہمارے پاس آتی ہیں اس میں ہماری اپنی اسلامک ہسٹری, ہماری اپنی پاکستان کی ہسٹری بہت کم ہوتی ہے. اور پھر جب ہمارے بچے نوجوان ہو کر کالجز میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر میں آج کل حیران رہ جاتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو اپنے شاعروں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اصل ہیروز کون تھے. وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ علامہ اقبال کی نظم کون سی ہے, غالب کی نظم کون سی ہے, حالانکہ یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جو کہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کو فنگر ٹپس میں ہونی چاہیے. تو نصاب کے ساتھ ساتھ کتابوں کا بھی آپ کیا سمجھتے ہیں, کتابوں کا بھی اپنا بہت ضروری ہے؟ اس کے لیے لاریب ضروری یہ ہے کہ جو بچوں کو ہم لاد دیتے ہیں, اگر آپ لوور نرسری کی کتابیں دیکھیں تو بچے کا وزن جو ہے وہ ہوتا ہے 5.5 kg, اور اس کے جو سیچل ہے اس کا وزن ہوتا ہے 12.5 kg. اگر آپ نے بچوں کو تعلیم کی طرف لگانا ہے تو سلیبس کی کتابیں جو ہیں ویری آبجیکٹو اور کم, اور لائبریریاں مضبوط کرنی ہے آپ نے. ہر اسکول کالج کے اندر لائبریری مسٹ ہے, اور اسٹڈی پیریڈ ہونے چاہیے جہاں بچے کو اس کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق جو ہے کتابیں اویلیبل ہو, تاکہ وہ اپنی اسٹڈی کرے, اپنا غور و فکر کرے, اور پھر اپنے اساتذہ کرام سے جا کے سوال کرے, آج میں نے یہ چیز پڑھی, آپ نے مجھے یہ پڑھایا, یہ کہاں ڈفرنس ہے, what my research says this thing, آپ کی کتاب جو ہے مجھے یہ بتا رہی ہے, تاکہ جب وہ کوشچن کرے گا تو استاد بھی تیار ہو کے آئے گا. تو بہت ضروری ہے کہ کتابوں کا حجم جو ہے وہ آپ کم کریں, آبجیکٹو جو سلیبس ہو. بچے کو پہلی بات یہ ہے کہ every kid must question the veracity of every statement. Yes, absolutely. اور اسے یہ وائے کی عادت ڈالیے. جب وہ وائے کی عادت ڈالے گی تو کوشش کرے گا وہ کیسے معلوم کرنے کے لیے, اور جب وہ کیسے معلوم کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو پھر اس کے سامنے آئے گا کہ یہ چیز ایسے ہے. That requires research and studies. تو ہر اسکول کالج کے لیے یہ مسٹ کیا جائے کہ وہاں جو سلیبس ہے بہت آبجیکٹو ہو, وہ سلیبس جو بچے کے ذہن کو ٹیکس کرے کہ جی آؤ سوچو ذرا, جواب دو اس کا. اور پلس لائبریریاں فلڈ ہوں جس کے اندر سائنس بھی ہو, جس کے اندر فکشن بھی ہو, جس کے اندر ادب بھی ہو, اور جو ہمارے مشاہیر ہیں آج کے نہیں 14 صدیاں پہلے والے اور جو آج کے ہیں, لوگوں کو علامہ اقبال کا نہیں پتا, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں پتا, تاریخ پاکستان کا نہیں پتا کہ یہ پاکستان کیسے اچیو ہوا, پاکستان کے بعد جو کچھ ڈرامے ہم لوگ کرتے رہے ہیں بچوں کو وہ نہیں پتا. ہم نے تو روزگار کی تلاش میں اس کو ABC پڑھا دی ہے, اس کو الف بے پڑھا دی ہے, وہ پڑھتا ہے رٹا لگاتا ہے. آج کل تو اس کی کوشش 1000 نمبر لے لے, خواہ اس کے لیے نقل مارے یا اس کا باپ جا کے کسی ایگزامینر کو پیسے دے. بالکل. تو سر اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت انٹرسٹنگ مقام رہا ہمارا آج کا. سسٹم چینج کرنا ہوگا, ایویلویشن والا سسٹم, جو بچے کو سال یہ بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بن سکتا. تو میرے خیال میں تو یہ آج کا جو پروگرام آپ نے کیا ماشاءاللہ, اس میں اگرچہ تشنگی ہے, لیٹس کنٹینیو ود دس ڈسکشن ان فردر پروگرامز, لیکن بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. سلیبس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. ایک سلیبس تھرو آؤٹ پاکستان ہو, اتھینٹک ہو,
اور بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں. میں علماء کا مطلب صرف مذہبی علماء نہیں ہے, وہ جو اسکالرز ہیں وہ بھی علماء ہیں, علم والے اسکالر کو, ان کو انکارپوریٹ کر کے ایسا سلیبس بنائیے جو جہاں کہیں آپ کو ناکامیاں ہوں وہ بھی بچے کو بتائے, اور یہ بتائے کہ یہ ناکامی ہمیں کیوں ہوئی. صرف شوگر کوٹڈ پلز مت دیجئے بچوں کو, ان کو ریئلسٹک بنانے کے لیے ان کو حقائق بتائیے کہ تاریخ میں فلاں جگہ پہ یہ غلطی ہوئی اور اس غلطی کا یہ خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا پاکستان کے اندر اور پاکستان سے پہلے, اور اسی میں ہماری بقا ہے. اگر ہم نے قوموں کی کمیٹی میں اوپر جانا ہے تو ہماری آنے والی نسلوں کو ان کا مقابلہ کرنا ہوگا ذہنی لیول پہ, ان کا مقابلہ کرنا ہوگا تحقیق میں, سوچ میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, تب جا کے ہم ترقی کر سکیں گے. Let's hope that we continue with this discussion in our next programs. سر انشاءاللہ میں اپنے ویورز کو بتاتی چلوں کہ یہ مکالمے کا صرف ایک پہلا حصہ ہے. ہم دوبارہ بھی بات چیت کریں گے بریگیڈیئر صاحب سے, جنہوں نے اتنی بہتر طریقے سے ان معاملات پر روشنی ڈالی ہے کہ جس بارے میں سوچنا اور غور و فکر کرنا انتہائی ضروری ہے. آج کا پروگرام جو ہے وہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. سر آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے ہمارے ویورز کو اتنی امپورٹنٹ باتیں بتائیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی آج ہمارے جو مکالمہ ہوا ہے اس پہ ہم کوئی آواز اٹھائیں, ہمارے نوجوان کوئی آواز اٹھائیں, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا تعلیمی نصاب آئے گا کہ جس سے پاکستان اس مقام تک پہنچ سکے گا کہ جس مقام تک ہمیں اسے پہنچانا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا. وہ لاریب جاتے جاتے میں اتنا کہوں گا کہ وہ جو ہمارے حضرت نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, نمی ڈالنے کی ضرورت ہے, اور نمی ڈل گئی تو انشاءاللہ یہ پاکستان جو ہے یہ دنیا کے پہلے صفوں میں ہوگا انشاءاللہ. عزیز, تھینک یو ویری مچ, بہت ساری دعائیں. تھینک یو سو مچ سر, اللہ حافظ.